नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज का आकार, प्रकार और रंग रूप तय हो गया है। विवाह पंचमी के दिन 25 नवंबर को आयोजित ध्वजारोहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी 191 फीट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर यह ध्वज फहराएंगे। ये निर्णय राम मंदिर की धार्मिक समिति की हुई बैठक में लिया गया है। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी त्रिकोण आकृति में भगवा रंग के 11 फीट चौड़े और 22 फीट लंबे ध्वज को फहराएंगे, जिस पर सूर्यवंशी और त्रेता युग का चिन्ह स्थापित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में इस पर सहमति बन गई है। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के सदस्यों की अहम बैठक हुई। जानकी घाट में ये बैठक हुई वैदेही भवन में, जहां धार्मिक समिति के सदस्य गोपाल राव ने यह बताया कि बैठक में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की रूपरेखा पर मंथन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि के ऊपर बने श्री राम मंदिर को लेकर अब आखिर ध्वज की रूपरेखा तय कर दी गई है और ये बात स्पष्ट हो गई है कि 191 फीट लंबा यह ध्वज फहराया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ध्वज फहराएंगे। तो राम मंदिर के शिखर पर लगेगा यह भगवा ध्वज, यही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद, अब देखिए वह पल भी आने वाला है जब अब श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा और ये भी एक गजब का संयोग है कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी को ही वह मौका मिल रहा है। ऐसे में इस पूरे ध्वजारोहण प्रोग्राम के बारे में बताइए, थोड़ी ध्वज के बारे में क्या विशेषताएं हैं, कब किया जाएगा इसे, ये सारी डिटेल्स जो आपके पास है वो साझा कीजिए। बिल्कुल कुणाल, देखिए जो जिसका जिक्र आपने किया, 21 फुट ऊंची ये धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और ध्वजारोहण जो समारोह होना है उसके तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो मंदिर का निर्माण है वो आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा जब ये ध्वजारोहण होगा। यानी कि जो राम मंदिर जिसकी परिकल्पना 2019 से लगातार जारी है, जो लगातार 2019 से बन रहा था, इस ध्वजारोहण के साथ जो धर्म ध्वजा 21 फुट की लगेगी, जब वो लगा दी जाएगी, यानी कि एक तरह से मान लिया जाएगा कि मंदिर अब आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। और एक ये बड़ा आप कह सकते हैं कि समय होगा जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का जब एक फेज आप कह सकते हैं, एक फेज की जब शुरुआत हुई थी, खुद वो आए थे। जो गर्भगृह था राम मंदिर का, जिसमें रामलला अपने बालकाल में विराजमान है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। और एक बार फिर ये मौका आने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा को फहराएंगे राम मंदिर के ऊपर और एक तरह से औपचारिक निर्माण जो उसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये मेगा इवेंट, मेगा कार्यक्रम रहने वाला है। और एक बार फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से देखने को मिला था पहले जब प्रधानमंत्री आए थे, उस तरह से एक बार दोबारा से आप कह सकते हैं कि जो राम मंदिर की संस्कृति, जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, एक बार उसका फिर प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होगा। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता बता रहे थे कि एक बार फिर से वह पल आने वाला है जब बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में जुटेंगे और ऐसे में ध्वजारोहण का जो प्रोग्राम है वह संपन्न किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन धान्य कृषि योजना से जुड़ी हुई, जहां दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ आज वह करेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कुल 35,440 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। इसके साथ ही पीएम कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय यानी पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि पीएम मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और किसानों से बातचीत भी करेंगे। यह कार्यक्रम किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसमें आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, किसानों को समर्थन देने तथा किसान केंद्रित पहलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
तो आज दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और धन धान्य योजना दलहन मिशन की इस शुरुआत से किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां कई दौर की माथापच्ची के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की गुत्थी को करीब करीब सुलझा लिया है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर एलजेपी रामविलास को मनाने के बाद अब बीजेपी हम के मुखिया जीतन राम मांझी को मनाने में जुटी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शनिवार को सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की अंतिम रणनीति पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की योजना रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाकर उम्मीदवारों के नामों को भी अंतिम रूप देने की है। गौरतलब है कि लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को मनाने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीते 24 घंटे में उनसे 4 बार मुलाकात की है। अंतिम मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चिराग को 25 सीटें मिल सकती हैं। अब मांझी को मनाने का प्रयास हो रहा है, उन्हें 8 सीटें मिल सकती हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता जदयू समेत अन्य सहयोगियों से लगातार चर्चा करते रहे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज लगभग पिक्चर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए गठबंधन के विषय में हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, जितना आसान समझा जा रहा था और कहा जा रहा था, चाहे एनडीए के तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सीटों को स्पष्ट कर दिया जाएगा, उतना ही वक्त भी खिंचता चला जा रहा है। ऐसे में क्या आज माना जाए कि एनडीए गठबंधन तमाम लोगों को मनाकर, रिझाकर एक फॉर्मूला पर पहुंच पाएगी, इसकी उम्मीद की जाए, या अभी भी यह दूर की कौड़ी है? जी कुणाल, देखिए कि कल तक जो है ये बताया जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, और जहां तक चिराग पासवान की बात हो वो लगभग मान चुके हैं और मांझी को मनाने की बात चल रही है। तो ऐसे में जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि आज जो है सभी जो है सीट को लेकर जो है सभी दल को जो है क्लियर है। बट आज सुबह का जो मॉर्निंग में जो है उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक अपने सोशल साइट पर जो है पोस्ट किया था। उन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के हम लोग में सब कुछ मतलब बात हो चुकी है, तो वो गलत बोल रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है। हाँ। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी जो है ये बोलकर जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में या अपने दल के मन में ये बता दिया कि वो अभी इस गठबंधन में उनको और अपेक्षा है कि हमको कुछ मिले या उनसे बात कोई करे, तो इसलिए अभी जो है पूरा पिक्चर साफ नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है कि जेडीयू और बीजेपी की वो आपस में उनकी साफ हो गई है। यहाँ तक हमारे सूत्र बताते हैं कि जेडीयू की लगभग 30 सीटें जो है जिस पर उम्मीदवार का चयन भी हो चुका है। तो ऐसे में जो है अब सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं चिराग पासवान और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। ये तीनों अगर मान जाते हैं तो एनडीए जो है अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ बता देंगे कि किस दल को कितने सीट मिले और कहाँ कहाँ सीट मिले। जैसा ही कि कल से नॉमिनेशन का डेट शुरू हो चुका है और 17 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, और आज 11 तारीख हो चुका है। तो ऐसे में जो है आज से कल तक में दोनों दल गठबंधन जो है उनको अपने तरफ से तस्वीरें साफ करनी पड़ेगी कि किस दल को कितना मिला है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, तो दोनों को साफ करना पड़ेगा आज से कल तक में। उसके बाद जो है अपने अपने कैंडिडेट को सिंबल देके भेजेंगे क्षेत्र में। दानिश, यह कहा जा रहा था कि चिराग 30 सीट पर अड़े हैं, जीतन राम मांझी भी 15 सीट चाहते हैं, और ऐसे में यह भी संभव ही है। अब क्या बिल्कुल है, पिक्चर क्लियर ही होगी कि 100 के ऊपर सीट में तो दोनों जदयू और बीजेपी ही लड़ेंगे, तो उतने सीट बचेंगे कहाँ देने के लिए? तो हर हाल में इन्हें कम में ही मानना होगा, चाहे मनाया जाए या खुद मान लिया जाए। जी कुणाल, देखिए कल जो है लगभग ये माना जा रहा था कि 22 से 23 सीट की बात चल रही थी चिराग से, वो नहीं माने तो एटलीस्ट लगभग वो 26 सीट पर, जो सूत्र हमारे बताते हैं कि वो 26 सीट पर मान गए।
मगर मांझी, जीतन मांझी का सीधा कहना है कि वो अपने पार्टी को बचाने या अपने पार्टी को ये करने के लिए वो 15 सीट की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि मांझी को मैक्सिमम सीट अगर दिया जा सकता है तो वो 7 से 8 सीट है। तो इस वजह से भी मांझी अभी नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी अब एक नया ये शुरू हो गया है कि वो भी अपने सोशल साइट से कर ही चुके हैं कि अभी बात चल ही रही है। ऐसे में जो है देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा क्या सीट की डिमांड करते हैं। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा अभी एनडीए में आज तो तस्वीरें साफ नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर मान लिया जाए कि सब मान ही जाएंगे वक्त रहते। हाँ, लगभग ये तैयारी में है। जब क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत था मनाने में चिराग पासवान को, वो लगभग वो मान चुके हैं। तो इसके बाद जो है देखा जा रहा है कि मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब जो है मान जाएंगे। क्योंकि मांझी ने साफ साफ कहा था कि अगर हम 15 सीट पर नहीं लड़ते हैं तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम क्योंकि मोदी जी के साथ रहते हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे वो हम बात मानेंगे। तो उनका ये है कि वो लास्ट तक मान जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का भी है कि आज वो लगभग मान ही जाएंगे और उसके बाद जो कल तक जो है सीटों की घोषणा हो सकती है एनडीए की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इन सीटों के पेच के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के। खबर झारखंड से नक्सलियों से जुड़ी हुई आ रही है, जहां झारखंड के सारंडा जंगल से बड़ी खबर सामने आई है। नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें सीआरपीएफ 60वीं बटालियन के इंस्पेक्टर के मिश्रा घायल हो गए हैं। यह घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के बाबूडेरा इलाके की है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने दूसरी जगह एक पुलिया को भी विस्फोट से उड़ा दिया है। घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने की है। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल अधिकारी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी स्थिति पर नज़र बनाए रखी गई है। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। सघन सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अभियान में जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा के दस्ते शामिल हैं। बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, ताकि इलाके में छिपे अन्य विस्फोटकों की जांच की जा सके। सुरक्षा बल लगातार इलाके की तलाशी ले रहे हैं और नक्सलियों के ठिकानों की तलाश जारी है। सारंडा के जंगल में यह धमाका हुआ है और धमाके में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर घायल हुआ है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, स्थिति पर भी नज़र रखी जा रही है और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया है। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नक्सलियों को लेकर यह बड़ी खबर झारखंड से आ रही है और ऐसे में सारंडा का जंगल काफ़ी घना व क्षेत्र भी है, वहाँ धमाका हुआ है। कितना मुश्किल होगा यह सर्च ऑपरेशन, इस घटना के बारे में भी बताइए और उसके बाद की स्थिति के बारे में भी। देखिए कुणाल, मैं ये बताऊं कि जैसे ही ये जो नक्सलियों का एक प्रतिरोध सप्ताह जब चल रहा था तो ये सरकार को आशंका थी कि ये कहीं न कहीं वैसी कोई बड़ी घटना को अंजाम देंगे। और खास करके तब जब सरायकेला जो सारंडा का जो क्षेत्र है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है उसको सेंचुरी घोषित करने की जो लगातार मांग उठ रही थी और सुप्रीम कोर्ट सरकार ने भी मांग मान ली है। तो ये जो तमाम जो दबिश सरकार की और केंद्र सरकार की जो दबिश नक्सलियों पर पड़ी हुई थी, इससे अंदेशा लग रहा था कि ये कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो है सरकार पूरी तरह मुस्तैद थी और ये प्रतिरोध सप्ताह जो चल रहा था तो उसमें सरकार का और अर्धसैनिक बल जो है लगातार जो है दबिश बनाए हुए थे और सघन अभियान चला रहे थे। इसी सघन अभियान के दरमियान जो है जब अर्धसैनिक बल जब जा रहे थे तो एक आईईडी बम का जो ब्लास्ट होता है, आईईडी बम का ब्लास्ट होने के कारण जिनका जो है जो हेड कांस्टेबल थे महेंद्र लक्कर, वो शहीद हो गए और जो है इस पर क्षति भी 2-3 जवान घायल भी हुए हैं। लेकिन एक जो लगातार जो है कि जो नक्सली है, नक्सली को जो तमाम जो उग्रवादी संगठन है झारखंड से लगभग इनका सफाया होता जा रहा है। इसलिए अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते। ये कैराना हमला है, कैराना साजिश है ये, क्योंकि ये जो है लगातार जो इनके बड़े शीर्ष नेता हैं और जो नक्सली के जो कुछ और भी जो है वो या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर जो है पुलिस के काउंटर फायरिंग में वो मारे जा रहे हैं। तो इनका जो संगठन है, इनका जो वजूद है वो लगभग बिखरता जा रहा है, या यूं कहिए कि वो लगभग बिखर गया है।
बस इसी के चक्कर में ये जो है वायु ब्लास्ट जगह जगह तो वो जो आईडी लगा कर रखते हैं कि जो अर्धसैनिक बल या फिर जो झारखंड की जगुआर पुलिस जब वहाँ जो सघन अभियान करती है तो वो जो है आईडी बम जो है वो डिफ्यूज उड़ जाता है और ये इतनी बड़ी घटना होती है। इसी कड़ी में जो है महेंद्र लश्कर जो है वो उनकी वो शहीद हुए हैं और जो है 2-3 जवान घायल हैं, उसको लेकर उनके अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी कुणाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक पेज शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे से बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई तकनीकी खामी के चलते ऐसा हो सकता है। लेकिन सपा सूत्रों के मुताबिक इस बारे में फेसबुक को ईमेल भी किया गया है, कोई जवाब नहीं आया है। जानकारों का कहना है कि कंटेंट को लेकर किसी राजनीतिक विरोधी ने फेसबुक से शिकायत की होगी, तभी फेसबुक की ओर से इस तरह का एक्शन लिया गया है। हालांकि इस संबंध में सपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया है। तो यूपी की सियासत से अब बड़ी खबर, जहां 4 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पेज रिस्टोर नहीं किया गया। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, अब देखिए, सोशल साइट्स के बारे में भी यह कहा जाता है कि वह सरकार के दबाव में ऐसा विपक्षी आरोप लगाते हैं कि निशाना बनाया जाता है राजनेताओं को। इस पूरे प्रकरण के बारे में, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, यह पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो से जुड़ा यह मामला है, क्या स्थिति है, क्यों पेज बंद किया गया और अभी क्या पेज बंद है या चालू हुआ है? बिल्कुल, देखिए, जो ये अखिलेश यादव का फेसबुक पेज था, बताया जाता है कि 80 लाख से अधिक इसमें फॉलोअर्स हैं और शुक्रवार की शाम की ये घटना है जब 6 बजे के आसपास उनके फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दिया गया। और ये जो कारण दिया गया है कि एक आप कह सकते हैं कि एक हिंसक कंटेंट या एक आपत्तिजनक कंटेंट था, जिसको लेकर फेसबुक की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और फेसबुक का ये कहना है कि जो उसकी नीतियां हैं फेसबुक को साफ सुथरा रखने का, उसकी नीतियों के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार की साजिश है और सरकार के कहने पर, क्योंकि अखिलेश यादव की लोकप्रियता इतनी अधिक है और लगातार बढ़ रही है, तो सरकार के कहने पर ऐसा किया गया। इस तरह के सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। हालांकि जो फेसबुक का वर्जन है उसको उन्होंने बताया कि नीतियों का उल्लंघन किया गया था फेसबुक पेज से, इसके कारण से ये बंद किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इसे एक तरह से अघोषित इमरजेंसी बता रही है और ये कह रही है कि सरकार ने अखिलेश यादव से डर कर ये कदम उठाया। ठीक, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के फेसबुक पेज के बारे में हमारे विशेष संवाददाता आपको बता रहे थे कि किस तरह उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार के इशारे पर इस तरह के कृत्य को किया गया है, लेकिन हो सकता है, यह माना जा रहा है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि कोई आपत्तिजनक कंटेंट यदि प्रसारित किया जाता है तो फेसबुक संभवतः उसका संज्ञान लेता है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसका कारण क्या निकल कर आता है, लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई है। तो अखिलेश यादव के फेसबुक पेज के बारे में, क्योंकि चूँकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, पूर्व सीएम से जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, ऐसे में यदि उनका फेसबुक पेज बंद कर दिया जाता है तो ये समझा जा सकता है कि यदि इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है तो फिर छोटे कार्यकर्ताओं का क्या होगा। लेकिन यदि इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है तो फिर फेसबुक के तरफ से ये क्लैरिटी आ ही जाएगी कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है। अभी तक तो फिलहाल कुछ भी कह पाना इस पर पुख्ता तौर पर संभव नहीं है।
और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जहां आज गाजीपुर में सीएम योगी का दौरा रहने वाला है और जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी जारी कर दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से हथियाराम हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वे सिद्धपीठ हथियाराम मठ स्थित सिद्धिदात्री मंदिर में पूजन करेंगे। उसके बाद प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे के आसपास वहां से प्रस्थान करेंगे और 1:45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा श्री महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज भुड़कुड़ा पहुंचेंगे। वहां पे प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद दर्शन पूजन कर प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।